नमस्कार। आज हम एसिड रिफ्लक्स के बारे में बात करेंगे, जिसे लगभग भारत में 30% लोग परेशान हैं और ये समस्या को सिर्फ दवाइयों से पूरी तरह ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा मेरा नहीं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का मानना है। एसिड रिफ्लक्स के जो मुख्य सिम्टम्स है, जैसे हार्ट बर्न होना, इसोफेगस में जलन होना, गले में जलन होना, खाया हुआ ऊपर आ जाना, ये सिम्टम्स सबको पता है। लेकिन ऐसे हिडन सिम्टम्स है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, उसकी हम बात करते हैं। अगर हम ओरल कैविटी की बात करेंगे, डेंटल रिलेटेड मोस्ट ऑफ द इश्यूज एसिड रिफ्लक्स की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि डेंटल कैविटीज़ बार बार बन जाना, दांत पीले हो जाना या फिर दांत लूज हो जाना, दांतों का इरोजन हो जाना। टंग के बारे में बात करेंगे तो टंग की टेस्ट बदल जाती है, टंग के ऊपर कोटिंग आ जाती है, गले में बार बार इन्फेक्शन होना, सोर थ्रोट होना, बार बार साइनस इन्फेक्शन होना, ड्राई माउथ होना, ये सभी सिम्टम्स एसिड रिफ्लक्स के कारण हो सकते हैं। यहाँ तक कि एलर्जी, कफ, अस्थमा, चेस्ट पेन, इनका भी संबंध एसिड रिफ्लक्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो सोचिए, हम बार बार इस सब प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, अलग अलग दवाइयाँ खा रही है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये बार बार क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। और ये बार बार होने की वजह ये है कि आपको एसिड रिफ्लक्स होने की संभावना हो सकती है। अगर दवाइयों की बात की जाए तो एसिड रिफ्लक्स में जो भी दवाइयाँ दी जा रही है वो कहीं ना कहीं एंटासिड है। ओके, एक तो एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, नहीं तो एसिड आने से रोक रहे हैं। लेकिन एसिड रिफ्लक्स में एसिड एक प्रॉब्लम ही नहीं होता। ओके, एसिड तो अच्छा है, एसिड तो पाचन के लिए अच्छा ही होता है, उसका काम है डाइजेशन है। लेकिन जब वो स्टमक से ऊपर आता है, इसोफेगस में आता है, तब जाके प्रॉब्लम होता है। एसिड प्रॉब्लम नहीं है, वो ऊपर आना प्रॉब्लम है। तो अगर आप एसिड को ब्लॉक करोगे या फिर एसिड को डाइल्यूट करोगे, वो ट्रीटमेंट कहाँ हुई, वो कहीं ना कहीं सिम्टोमेटिक रिलीफ हुआ। आपको अगर उसका रूट कॉज पे ट्रीटमेंट करना है तो क्या करना होगा कि ये ऊपर जो आ रहा है उसको हमें रोकना है। तो पहले तो हम रूट कॉज जानेंगे और फिर बताएंगे कि ये ऊपर आने से कैसे रोका जा सकता है, इसका जो परमानेंट क्योर है कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। आप सबको पता है कि यहाँ से जो इसोफेगस आता है, जिसको अन्न नलिका बोलते हैं, और स्टमक, इसोफेगस और स्टमक, इसका जो जंक्शन है वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। वो जंक्शन में एक स्फिंक्टर होता है। जब हम खाना खाते हैं तब एक स्फिंक्टर ओपन होता है, जो मुंह मतलब यहाँ से इसोफेगस से जो फूड जा रहा है, जब एक यहाँ पे फूड आने के बाद इसको सेंसेशन जाता है, ये ओपन होता है, फूड स्टमक में जाता है, और जैसे ही फूड स्टमक में गया ये क्लोज हो जाता है। जब ये प्रोसीजर, ये जो ओपन और क्लोज होने की जो स्फिंक्टर की क्षमता है, इसमें प्रॉब्लम होता है तो एसिड रिफ्लक्स होता है। होता क्या है कि ओपन तो हो जाता है लेकिन क्लोज नहीं हो पाता। इस वजह से क्या होता है कि जो स्टमक में एसिड है वो ऊपर आने लगता है। अभी एक स्फिंक्टर क्लोज क्यों नहीं हो पाता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले ये जानते हैं कि स्फिंक्टर होता क्या है। स्फिंक्टर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है। अभी किसी भी मसल को बॉडी में नर्व के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो अभी ये मसल है, स्फिंक्टर है, मस्कुलर है, तो इस मसल को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? नर्व के थ्रू। अभी इस मसल को, इस स्फिंक्टर को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का नर्व सप्लाई रहता है। पैरासिम्पैथेटिक में वेगस हो गई, और जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, वो जो अपना स्पाइन है, थोरैसिक स्पाइन है, मतलब ये जो रिब केज है, इसके पीछे जो स्पाइन है, वहाँ से जो नसें निकल रही है, उसका कंट्रोल एक स्फिंक्टर पे रहता है और वेगस का कंट्रोल रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अभी दूसरी बात करेंगे। ये जो स्फिंक्टर है, ए स्फिंक्टर की जो आउटर कवरिंग है, जिसको एक्सटर्नल लाइनिंग बोला, एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर है वो बना रहता है डायफ्राम के क्रूरल मसल फाइबर के। डायफ्राम में एक क्रूरा नाम का पार्ट होता है, जिस पार्ट का इस स्फिंक्टर के ऊपर एक मतलब कंट्रोल रहता है। उस मतलब क्रूरल फाइबर से ये स्फिंक्टर बना हुआ रहता है। तो अभी आप ये समझ गए कि डायफ्राम, वेगस नर्व और थोरैसिक स्पाइन से आने वाली नर्व्स, इनके फंक्शन को अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो स्फिंक्टर का फंक्शन इम्प्रूव हो सकता है। ओके, तो ये खराब क्यों होते हैं और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए,
डायफ्राम सबको पता है, जो रिबकेज के नीचे वाले लोअर रिब्स है वहाँ पे डायफ्राम अटैच होता है। थोरेसिक स्पाइन रिबकेज के बैक साइड में जो स्पाइन का हिस्सा है उसको थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं। और वेगस डायफ्राम के थ्रू, डायफ्राम में जो ओपनिंग होती है वहाँ से वेगस पास होती है। आप जब सांस लेते हो तो सांस लेते वक्त ज़्यादातर लोगों का इस तरह से जो पोस्चर है, इसके कारण ऐसे एक्सटेंडेड पोस्चर होता है जिसके कारण सांस सिर्फ सामने आती है, पीछे नहीं जाती है। और फिर सालों साल इसी पोजीशन में एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने लग जाते हैं लोग, सिर्फ सामने सांस आ रही है, पीछे जा ही नहीं रही है, जिसके कारण इस पोस्चर के कारण आपका जो थोरैसिक स्पाइन है इस पे कॉम्प्रेशन है, कंटिन्यूस दबाव है, तो वहाँ से नसें जो आती है उस पर दबाव है। दूसरी बात, इस पोस्चर के कारण जो डायफ्राम है वो उसकी सही पोजीशन पे नहीं है, तो आप इनहेल एक्सेल जो फंक्शन है, इनहेल एक्सेल पे जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये जो मूवमेंट है डायफ्राम की, ये होती नहीं है। और वेगस तो डायफ्राम के थ्रू जा रही है, डायफ्राम ही सही नहीं है तो वेगस क्या सही रहेगी। इसीलिए अगर आप इसे सुधारना चाहते हो, अगर आप ये तीनों को अच्छा रखना चाहते हो, तो एक ही तरीका है कि आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी होगी। वो कैसे? अगर आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करोगे तो अपने आप आपका रिबकेज फ्रंट टू बैक, अगर बैक में रिबकेज ओपन होता है तो आपके थोरैसिक स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अभी देखिए, आप खुद देखिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पॉज कर दीजिए और 2 मिनट के लिए चेक कीजिए कि आप इस तरह से झुक पाते हो क्या, मतलब थोरैसिक स्पाइन से झुक पाते हो क्या? नहीं झुक पाते, फ्लेक्स नहीं हो पाते, थोरैसिक फ्लेक्शन नहीं रहता लोगों में। ज़्यादातर लोग कमर से झुकते, यहाँ से नहीं झुक पाते, सालों साल इसी पोस्चर में फंसे हुए हैं। तो अगर आपका पोस्चर ऐसा ही है तो फिर ये तीनों चीज़ें धीरे 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 डिस्टर्ब होती है और इसका असर लॉन्ग टर्म पे जो स्पिंटर है, स्टमक और इसोफेगस का जो जंक्शन के यहाँ जो स्पिंटर होता है उस स्पिंटर पे आता है और फिर आगे जाके आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है। तो अगर आप इसे ठीक करना चाहते हो तो सिंपल आंसर है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करो। और मेरे एक वीडियो में एक टेक्निक बताई है मैंने, ब्रीदिंग टेक्निक, वो अगर आप करते हो तो आपका जो डायफ्राम है, आपका जो रिब केज है, इसमें 360 डिग्री एंगल में ओपन होने को हेल्प हो सकती है। तो आप वो वीडियो देखना चाहते हो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देखना, वो टेक्निक ट्राई करना। और अगर ऐसी टेक्निक के बारे में या फिर बीमारियों का ऐसे रूट कॉज के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो टेक्निक अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो वो भी शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।